स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश वर्ग 3 10 नवंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में गणित के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2025 की चयन परीक्षा की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन तीन नंबर्स का हमको योग पता करना है। देखिए दोस्तों, अगर इनका योग पता करना है तो इनका हम देखेंगे कि एलसीएम सेम है। इसको हम पूरा हल नहीं करेंगे दोस्तों, इसको हम ट्रिक से पता करेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर और हर में से देखेंगे हम, हर में क्या नंबर दिया गया है, 645 21 इसमें भी है, 645 21 इसमें भी है, 645 21 इसमें भी है। तो जब हम इन तीनों का योग करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये तीनों 645 21 है, तो एलसीएम इसका सेम आएगा 645 21। 645 21 इसके हर में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि 645 21 किस किस ऑप्शन में दिया गया है, वही ऑप्शन सही होने की चांसेस आपके होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ए वाला ऑप्शन 645 21 है, मतलब ए वाले ऑप्शन के सही होने के चांसेस हैं यहाँ पर। बी वाले ऑप्शन में 645 21 नहीं है, इसमें 75 43 है, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। सी वाले ऑप्शन में 57 74 है, 645 21 नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता है। डी वाले ऑप्शन में 97 61 दिया है, 645 21 नहीं दिया है, तो डी वाला ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता है। तो यहीं से हमको इतना ही पता चल गया कि ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके आगे हम उस प्रश्न को हल नहीं करेंगे और यहीं से ए पर सही का टिक लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सा विकल्प 19 का गुणज है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए दोस्तों 19 का गुणज पता करने की ट्रिक। तो इसको फर्स्ट ऑप्शन में मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका 1377। तो ये दिया गया है आपका 1377। तो 19 का गुणज हमको पता करना है, तो उसकी ट्रिक ये होती है दोस्तों कि हम जिस भी नंबर का गुणज पता करना चाहते हैं, तो उसके इकाई के अंक को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। जैसे यहाँ पर 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 14, और बचा वाला जो नंबर होता है उसको उस 2 के मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिला है उसको ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 और 4 11 की 1 हो जाएगी, ऊपर आएगा 1, तो 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1। हमको मिला 151। अब अगर 151 19 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 19 से डिवाइड होगा दोस्तों। तो हमको पता है दोस्तों 19 का पहाड़ अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो हमको मिलेगा 171। ठीक है, तो 171 अगर हमको मिलेगा। अगर 19 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसमें से 19 माइनस करके देख लेते हैं। 11 में से 9 गए तो बचे 2, यहाँ 6 में से 1 गए तो बचे 5, और यहाँ 1, 152। तो 152 मिल रहा है, और ये 151, तो ये 19 से डिवाइड तो हो नहीं सकता है दोस्तों। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। अब बी वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे, 17 20 दिया गया है दोस्तों। अब इसी को हम चेक करते हैं, जीरो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, और उसमें 172 को ऐड करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 172। अब 19 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये चेक करके देखते हैं। तो 19 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 171 आता है, और यहाँ पे दिया है 172, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब सी वाले ऑप्शन भी चेक करके देखते हैं। तो सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1596। अब इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 12, और बचा वाला नंबर है 159। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, 9 2 11 की 1 हाथ का 1, 5 और 2 7 और 1 171 है। 19 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 171 हमको मिल जाएगा। तो ये नंबर अगर 19 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमको मिल जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य प्रेक्षण का क्या अर्थ है। मध्य प्रेक्षण आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मध्य प्रेक्षण अगर ये हमारे पास 1 2 3 4 5, जैसे हमारे पास अगर 5 आंकड़े दिए गए हैं तो जो बीच का नंबर होता है उसको माध्यिका बोला जाता है। तो मध्य प्रेक्षण माध्यिका होगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 घंटे 25 मिनट की यात्रा करके शीना, शीना ने कितने घंटे की यात्रा करी है, 10 घंटे और 25 मिनट की यात्रा करी दोस्तों। शीना 3:45 पे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। ये दोस्तों 3:45 पे वो अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो उसने अपनी यात्रा कितने बजे शुरू की थी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, हमको फिंगर्स पे काउंट करके इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, 10 घंटे 25 मिनट की उसने यात्रा शुरू की है, और 3:45 पे वो अपने गंतव्य पर पहुंची है। तो हम देखेंगे, फिंगर पर ही काउंट करेंगे दोस्तों। इससे 1 घंटे पहले मतलब 2:45, और 2 घंटे पहले मतलब 1:45। 3 घंटे पहले कितने बजेगा, 12:45। ऐसे ही हम फिंगर पे काउंट करते जाएंगे दोस्तों। तो हम फिंगर पे काउंट करेंगे 2 1, फिर 12 11 10 9 8 7 6 5। 10 घंटे पहले मतलब 5:45 हो रहा होगा जब अगर वो यात्रा शुरू करती, तो वो 10 घंटे पहले यात्रा शुरू करती, लेकिन हमको निकालना है 25 मिनट और पहले। तो 5:45 में से हम 25 को और माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 बज के, ये आ जाएगा 0 और 2, 5:20 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो 5:20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम कैसे हल करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे दिया गया है उसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स आएगा। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। इसको हम पहले देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 705 को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 12
128 से इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट को हम बाद में इसमें लगा लेंगे दोस्तों, एक नंबर पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 8 40 की सुन और कैरी आएगा 1। आप 8 शून्य शून्य 5 दूनी 10, वो 10 में यहाँ से 4 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 14 की 4, वो कैरी आएगा 1। अब ये दो ही नंबर हम यहाँ पे रहने देते हैं। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट जब इस फाइनल नंबर में लगेगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसकी यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। यहाँ से यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी और ये जो भी कैलकुलेशन होगी यहाँ से जो भी नंबर बनेगा उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उस नंबर को, वो मान लो y है, उस नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 4 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है। तो 9 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आएगी। तो जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। ए वाले में 19 है, ये नहीं होगा। बी वाले में 18 है, ये भी नहीं होगा। सी वाले में 16 है, ये भी नहीं होगा। डी वाले में यूनिट डिजिट 5 है तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये कैलकुलेशन हमको करके इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या हम यहाँ से काट सकते हैं। ये 7 और ये 7 दोनों कट जाएंगे इस 49 से। ठीक है दोस्तों, अब 4 से इस 8 को काटेंगे, 2 टाइम कटेगा। अब ये 2 से ये 16 काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 13 से ये 26 कट जाएगा, 13 दूनी 26, तो नीचे के पूरे नंबर कट गए हैं। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा है, इसको भी हम यूनिट डिजिट में कैलकुलेट करके देख लेंगे। बस यूनिट डिजिट लास्ट की 2 डिजिट को हमको लेके चलना है। तो 2 तिये 6 हो जाएगा और 6 नमा की 54, 54 हो जाएगा। अब 54 में हमको 8 का मल्टीप्लाई करना है तो 54 इंटू 8 करेंगे हम। तो 8 चौक 32 की 2, ऊपर गया 3 और 8 अपने 40, 3 43 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, 43 हो गया। अब इसको हमको 15 से मल्टीप्लाई करना है। वो 32 को हमको 15 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का शून्य हाथ, 15 दूनी 30 का शून्य हाथ का 3, 15 तिये 45 और 3 48। मतलब इसके लास्ट वाले नंबर आएंगे यूनिट डिजिट के 0 और 1 से डिजिट इसकी 8 आएगी। ठीक है, 0 और 8 कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा हमको, 0 और 8। देखिए पहले ही ऑप्शन में हमको 0 और 8 मिल गया तो इसके सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे दोस्तों। बी वाले ऑप्शन में हमको 0 8 नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन गलत होगा। अब सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाले ऑप्शन में भी 0 8 नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब डी वाला ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, डी वाले ऑप्शन में 0 और 2 मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। 0 और 8 जिसमें मिल रहा है वो ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा क्योंकि हमने यूनिट डिजिट और 1 से डिजिट चेक करके देख ली है, 0 और 8 आने चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्तों, कुछ ट्रिक्स का यूज करके आपको जल्दी जल्दी अपना सही आंसर पता करना है। इसका सही आंसर ए यहाँ से हमको मिल गया। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, यदि एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए लेकिन इसकी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ये इसको हम R1 मान लेते हैं तो R1 की वैल्यू R है। अब त्रिज्या को 3 गुना कर दिया है तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर रहता है, तो ये बराबर होगा 3 गुना करने पर 2 पाई 3R इंटू H2, यहाँ से H1 मान लेते हैं। पहले त्रिज्या R थी, बाद में त्रिज्या 3R हो गई, 3 गुना हो गई, लेकिन वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो दोनों कंडीशन में सेम दिया गया है। तो हमको ऊंचाई में पता करना है क्या वेरिएशन आता है। 2 पाई से यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ये H/H1/3 इज इक्वल टू H2। तो बाद की जो ऊंचाई है दोस्तों, बाद की जो ऊंचाई वो पहली वाली ऊंचाई की 1/3 होगी, यहाँ से ये हमको मिल जाएगा। तो कौन सा देख लेते हैं, कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। आप परिवर्तित बी वाला 3 गुना, सी वाला 1/6 और डी वाला 1/3, 1/3 डी वाला आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दिया गया है, यदि समीकरण के मूल समान है तो के का मान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि b² माइनस 4ac इसका रूट जब हम करते हैं अगर ये 0 के बराबर है तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो इस इक्वेशन में हम चेक करके देख लेते हैं b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है हमको। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से x² वाली टर्म ये दी गई है, ये x वाली टर्म है, तो b हमको यहाँ से मिल जाएगा, b की वैल्यू -2k और -2 x को जब हम काम लेंगे इसका स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर -4। अब a की वैल्यू यहाँ से 1 है तो ये 4 ही रहेगा। अब c की वैल्यू k² है तो 4k² हो जाएगी। ये हमको मिल गई यहाँ से b² माइनस 4ac और इसका रूट इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो मूल समान होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रूट भी लगा देते हैं हम, तो ये रूट इज इक्वल उस तरफ जाके ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हम केवल इसी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्या आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 2k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 4 और माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 की -8 क्या आएगा और ये है यहाँ से -4k², ये 4k² से ये 4k² माइनस हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 8k इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2।
के की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी हमको, ठीक है। 1/2 या फिर -1/2 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है के की वैल्यू क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 और -1/2 कौन से, फर्स्ट ऑप्शन का जीरो दिया है, ये नहीं हो सकता। बी वाला ऑप्शन दिया है जीरो और -1/2, ये भी नहीं हो सकता है, जीरो तो हो ही नहीं सकती दोस्तों। सी वाला ऑप्शन 1/2 -1/2 ये हो सकता है दोस्तों। सी वाला ऑप्शन, हाँ ये सी वाला ऑप्शन 1/2 और -1/2, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ से 1/2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है, तो ये आंसर आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो फाइनली इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। 5 × 5 हो जाएगा 25 प्लस ये 35 × 35 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पचम 25 की 5 हाथ का 2 हो जाएगा। अब हमको करना है 5 × 15, 5 × 15, 15 15 30 और 2 32 की 2 हाथ का 3 हो जाएगा। ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो 35 × 35 हो जाएगा 12 25, उसमें 25 ऐड करेंगे तो आंसर जाएगा आपका 1250। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 1250। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, बी वाले ऑप्शन में 1250 दिया है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 1250। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 डिजिट वाले नंबर का, ये मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अभी आप देखिए कि बी वाले ऑप्शन में 1250 आ रहा है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 0.000001 का घनमूल क्या होगा। तो इसका हमको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घनमूल अगर किसी भी संख्या का निकालेंगे, जिस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे, इसमें कितने अंकों के पहले जी पॉइंट लगा है, 6 अंकों के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है। तो अगर किसी संख्या में 2 अंकों के पहले आपका पॉइंट लगा होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा और यहाँ पर एक नंबर होगा, 2 अंकों के पहले अगर डेसिमल पॉइंट लगा होगा और उसका हम करेंगे क्यूब, क्यूब करेंगे तो जो क्यूब करने पे जो नंबर आएगा उसमें 6 अंकों के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो भी घनमूल होगा उसमें 2 अंकों के पहले आपका डेसिमल पॉइंट लगा होना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में 1 अंक के पहले है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन में 3 अंक के पहले, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में 3 अंक के पहले, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। अब हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है 0.01, इस नंबर में 2 अंकों के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने के चांस बन सकते हैं दोस्तों। अभी हम सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। ये सी वाला ऑप्शन, इसमें 3 अंकों के पहले डेसिमल पॉइंट है, ये नहीं हो सकता। डी वाला ऑप्शन, इसमें भी 3 अंकों के पहले डेसिमल पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा बी वाला 0.01, इसमें 2 अंकों के पहले डेसिमल है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको हम पूरा कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आंसर अब देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 512 का घनमूल पूछा आपसे क्या होगा। तो वैसे तो आपको ये याद किया हुआ होना चाहिए, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए इसको निकाल के देख ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 से हम करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4, ये बचा 11, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 हो जाएगा। ये 256 आ गया। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा 130। फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो 32 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 छंग 16 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा और फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये घनमूल पूछा है, 3 3 की जोड़ बनाएंगे, ये हो गया 1 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये दूसरा 2 बाहर निकल जाएगा और ये तीसरा 2 बाहर निकल जाएगा। तो इसका 2 × 2 × 2 आ गया इसका आंसर, मतलब 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। तो ये 8 बी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 8 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से क्वेश्चन को हमको मन में ही सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रूट 576 का मान क्या होगा। इसको हम हल करके देखेंगे दोस्तों। 576 का रूट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। अब फिर हमको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर हम 12 से करेंगे, 12 और 12 144। फिर 12 से हो जाएगा तो यहाँ से बना जाएगा, तो ये एक 12 बाहर निकलेगा, एक 2 बाहर निकलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 12 × 2 बराबर से 24, इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, देखते हैं 24 किसी आंसर में दिया है कि नहीं। ए वाले में 13 है, बी में 23 है, सी में 9 है और डी में 24 है। 24 डी में दिया है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा 4 के छात्र करण को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है, उसे निम्न विकलांगता की समस्या हो सकती है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग समझिएगा अपने हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर ए है, मतलब डिस्कलकुलिया की बीमारी होती है ये, इस तरह से डिस्कलकुलिया की बीमारी में कक्षा छात्र के संख्याओं और गणनाओं में समस्या होती है, तो उस बीमारी को डिस्कलकुलिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 77। देखिए राम क्या कह रहा है, मैंने 1 लीटर की बोतल को भरने के लिए समान आकार की 2 छोटी बोतल का पानी डाला, प्रत्येक छोटी बोतल में कितना पानी आएगा। देखो टोटल पानी था 1 लीटर और 2 छोटी बोतल में समान आकार की बोतल में पानी डाला है, तो 1 लीटर को जब हम डिवाइड करेंगे आधा आधा तो वो आ जाएगा 500 ml। तो यहाँ से जो बी वाला ऑप्शन आपको दिया गया है 500 ml, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ज्यामिति की जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये लर्न करने वाला, याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ से सही दिया गया है, यूक्लिड। तो ज्यामिति की जनक यूक्लिड को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गृहिणी 1 लीटर 960 मिलीलीटर दूध और
840 मिलीलीटर तेल खरीदती है, तो दूध और तेल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, और उसमें 960 मिलीलीटर और जोड़ेंगे तो 1960 मिलीलीटर हमारे पास दूध हो जाएगा। और तेल दिया गया है 840 मिलीलीटर। अब इन दोनों का हमको पता करना है अनुपात। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको जब हम कट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 4 से 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो जाएगी, 3 बचेगी, 4 9 36, 49 आ गई। इसको 7 से कट करेंगे, 7 3 21 और 7 7 49। तो इसका आंसर आना चाहिए, अनुपात इसका होना चाहिए 7/3, इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसी ऑप्शन में दिया है, ए में 7/3 नहीं है, बी में 7/3 नहीं है, सी में 7/3 नहीं है और डी में भी 7/3 नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर 7/3 आएगा दोस्तों। ये एक आपत्ति वाला क्वेश्चन यहाँ से हमको मिल गया है कि जिस पर की आपत्ति लगाई होगी और बाद में ये क्वेश्चन जो है वो गलत साबित हो गया होगा। तो इसका आंसर यहाँ से होना चाहिए 7/3, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इनका आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ से ए वाला। तो ए को हम चेक करके देख लेते हैं, ए का आंसर क्या आ रहा है 2:1। अब आप खुद यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों कि 1960 को जब हम डिवाइड करेंगे 840 से, ये कहीं से कहीं तक भी आपका 2:1 आ सकता है क्या? ये ऊपर वाला नंबर इस नीचे वाले नंबर का 2 गुना है क्या? नहीं है ना दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 2:1 नहीं आ सकता है। अगर आपको इसका कारण पता है कि इसका आंसर 2:1 आना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा है? ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसके आगे सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने अभी जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में बता दिए हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।